नमस्कार। आइए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी भिक्षुणी। वो दूसरी ओर पीठ किए खड़ी थी। हमारी टैक्सी एकदम उसके पास ही आकर रुकी। वो हड़बड़ाकर मुड़ी और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके चारों ओर छोटी मोटी भगवा पोटलियां बिखरी थीं। पीठ पर मोटे रस्से में 2-3 भारी कंबल लदे थे। अपने खुरदुरे तिब्बती लबादे को संभालती वो एक कोने में सिमट गई। हमारा ड्राइवर अपनी टैक्सी के यात्रियों को संबोधित कर बोला, आप लोग यहाँ चाय पीना चाहें तो पी ले जी, गाड़ी फिर सोलन तक कहीं नहीं रुकेगी। एक एक कर तीनों सहयात्री उतर गए। अकेले मैं ही हाथ पर हाथ धरी उस अधकुली कांच सी उसकी पीठ को एकटक देख रही थी। निश्चय ही वो किकी थी। एक बार जी में आया दौड़कर उससे लिपटकर पूछूं, किकी किकी नहीं पहचान रही है क्या? किंतु फिर उस प्रस्तर मूर्ति सी अडिग खड़ी भिक्षुणी की भव्य मुड़ी पीठ को अपनी ओर मोड़ने का मेरा साहस स्वयं चूक गया। कैसी मूर्खा थी मैं! जिस किकी की चिता भस्म की विकृत दुर्गंध के साक्षी स्वयं उसके भाई थे, अपनी उसी दिवंगत ननद की पीठ को आज अपनी ओर मोड़ने का प्रयास मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या था। वो अब भी मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। टैक्सी एकदम उसके पास आकर रुकी। हड़बड़ाकर हटने से पूर्व उसने मुझे देखा भी। फिर भी उसे क्या इतनी भी उत्सुकता नहीं हुई कि इतना तो देखे कि अन्य यात्रियों के साथ मैं भी उतर गई हूँ या नहीं। पर वो तो भिक्षुणी थी, सामान्य नारी से भिन्न, एक संसार त्यागिनी भिक्षुणी। उसके हाथ में बड़े बड़े मनकों की एक सुमिरनी थी, जिसके दानों पर तेजी से उंगलियां चलाती वो होठों ही होठों में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। कलाई पर सींग की बनी बड़ी बड़ी चूड़ियां थीं। सद्यः घुटे सिर पे छोटे छोटे बाल नन्हे दुर्वाकरों से निकल आए थे। छी छी, ये कभी किकी हो सकती थी? वो किकी जिसकी पृथुल वेणी की गरिमा को मैं कभी जूड़े में बांधने में 2-2 दर्जन कांटों से भी नहीं संभाल पाती थी, जिसकी साड़ी की भांज रवि वर्मा द्वारा अंकित मेनका की साड़ी की चित्रांकित भांज की ही भांति उस बिलवस्तनी की मोहक अंग भंगिमा को और भी भव्य बना उठती थी। कमाल है किकी, मैं कहती, दिन भर तू इसी साड़ी को पहने उठती बैठती सोती काम करती रहती है, फिर भी लगता है तूने अभी अभी ही तय खोलकर साड़ी पहनी है। एक हम है, मिनट भर में ही साड़ी की गद बन जाती है। वो हंसकर कहती, तुम नहीं समझ पाओगी भाभी, तुम्हारे नंदोई कहते हैं पद्मिनी के सब गुण ही विधाता प्रदत्त होते हैं। न उसके वस्त्र मलिन होते हैं, न देह परिमल। कहते हैं यही तो पहचान है तुम्हारी। 2 मील दूर भी खड़ी होगी तब भी नथुने भींचते ही तुम्हें पकड़ लूँगा। काश आज मेरे साथ मेरे नंदोई होते। क्या पता उस अरण्य में खड़ी जिस पद्मिनी को मैं पहचानने में हिचक रही थी, उसे वो नथुने भेजते ही पकड़ लेते। विस्मृत अतीत की मधुर स्मृतियाँ किसी मज़ार पर जल रही लोबान की मध्य धूम्र रेखा सी मुझसे लिपटती चली गईं। दोनों की ससुराल ही नहीं, मायका भी एक ही शहर में था। एक साथ हम दोनों ने शैशव और कैशोर्य की तहरियाँ पार की थीं। विवाह भी लगभग साथ साथ ही हुआ। प्रथम प्रसव की पीड़ाएं एक साथ झेलने से पूर्व शरीर में बंदी बने अपने नवागत शिशुओं की धड़कनें भी हमने बारी बारी से कान लगाकर एक साथ सुनी थी। किकी की बड़ी बड़ी मुखर आंखों की उस विस्फारित दृष्टि को मैं आज भी भूल नहीं पाई हूँ। अरे देख देख, हाथ ला इधर, देख कैसी नटसी छलांगे लगा रहा है। उसका हंसमुख चेहरा, कुछ कुछ तोतली चपल वाणी और उसकी अनुपम परिहास रसिकता मुझे उससे उसके सर्वथा अनूठे व्यक्तित्व की नित्य नवीन झांकियां दिखाती रहती। ये ठीक था कि हमारे सरल समाज के नीति निपुण नारी समुदाय में जितनी ही उसकी निंदा होती, उतनी ही लोकप्रियता उसको पुरुष वर्ग में प्राप्त थी। होलियां आती तो अबीर गुलाल से लाल कपोलों की रक्तम आभा में शहर भर के देवरों को आकंठ डुबोकर रख देती। शायद वो अपनी सबसे महीन साड़ियों से ही उस दिन करती थी, और फिर भर पिचकारी गोरे सन्मुख मारी गाने में वो किसी भी पेशेवर गायिका को धूल चटा सकती थी। उसके रिश्ते की देवरानी जिठानियाँ संयुक्त मोर्चा बांधे हाथ मटका मटका कर उसके विरुद्ध विष उगलती। बेहया मर्दों के साथ कैसी गुजिया दंदनाती चली जा रही है। ऐसी ही चटोरी है बहन, सास बिचारी बरत के दिन भी अपने हाथ से फराल बनाती हैं। एक दिन मैंने किसी से कह दिया तो वो मुझी पर बरस पड़ी। तू भी आ गई उनकी बातों में। भाड़ में जाए सास, मैंने क्या उनसे कहा है कि भूखी रहो? जब देखो तब व्रत, आज एकादशी तो कल प्रदोष। ये तो हमसे होता नहीं है कि 12 बजे खाने खाकर 2 बजे फिर से कुट्टू की पूड़ियाँ बनाओ और साबूदाने का हलवा घोटो।
मैं तो ये भी कर देती थी, पर कमर पर हाथ धरे मेरे सिर पर सवार हो एक एक बर्तन उठाकर देखती थी। बहू, हाथ पैर धो लिए थे? कहीं जूठन तो नहीं लगी थी बर्तनों में? सच कहती हूँ, तन बदन में आग लग जाती। एक दिन मैंने साफ साफ कह दिया, अम्मा जी, आप आज से अपनी फराल खुद बना लिया करें। कभी कभी उसका ऐसा ही दुस्साहस मुझे अपदस्थ कर देता। किकी मेरे पति की चचेरी बहन थी। कभी उसके ससुराल वालों की खरी खोटी मुझे भी सुननी पड़ती। स्वयं उसका पति 5 बहनों का इकलौता भाई था। इसी से बहनों का रौब उस पर कुछ अधिक ही था। किकी के सौभाग्य से उसकी चारों नंदें बड़ी दूर दूर ब्याही थीं। उनका मायका आना कभी कभार ही हो पाता। किंतु उसकी छोटी ननद अविवाहित थी। वो पास के ही शहर में डॉक्टरनी थी और प्राय ही संक्षिप्त अवधि का अवकाश पाते ही बिना किसी पूर्व सूचना के छप्पर फाड़कर टपक पड़ती। किकी उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। विवाह से पूर्व वो अपने भाई की लाडली दुलारी बहन थी। उसने उसी भाई के सलोनी पत्नी का घूंघट उठाते ही बड़ी बेरुखी से आत्मीय स्वजनों की ओर पीठ कर ली थी। आज तक उसे अपनी शिक्षा, रुचि और चेहरे पर बड़ा गर्व था, किंतु भाभी के आकर्षक व्यक्तित्व के सम्मुख एकदम फीकी पड़ के रह गई थी। एक तो इस आकस्मिक पराजय के आघात को वो सहन नहीं कर पा रही थी, उधर उसके दिन प्रतिदिन विलंबित हो रहे कौमार्य ने उसे बेहद रूखी बना दिया था। वो नहला लगाती तो किकी दहला मार देती। मैंने कई बार मध्यस्थता करने की चेष्टा भी की, पर वो बाज नहीं आई। धीरे धीरे एक दिन उसी ननद को लेकर महाभारत छिड़ गया। उसी वर्ष मेरे पति का तबादला हो गया और वहीं मुझे किकी की चिट्ठी मिली थी। विवाह के 8 वर्ष बाद अब हनीमून मना रही हूँ। अम्मा जी उसी कलमुही के साथ रहने चली गई हैं। खूब नाटक हुआ। जाते जाते अपने बेटे से कह गई, भगवान करे मेरी अर्थी को तेरा कंधा नसीब ना हो। इस अभागी ने तुझे कुछ खिला दिया है, ये मैं खूब समझती हूँ। ठीक है, निखट्टू बने इसी के आंचल से बंधा रहे बेटा। देखना एक दिन तुझे यही आंचल घसीटेगा। उस पत्र के बाद मैं एक ही बार उससे मिल पाई थी। उसका पति अब ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया था। उसकी सुव्यवस्थित गृहस्थी, सुरुचि से संवरा सुंदर बंगला, चपरासी मोटर और मखमली लॉन में खेलते उसके स्वस्थ बेटे बेटी की जोड़ी देख मैं कितनी प्रसन्न हुई थी। गृहस्थी के सुख संतोष में जैसे उसके रंग में और भी निखार आ गया था। शरीर पहले ही भरा भरा था, अब मातृत्व की गरिमा ने यौवन के चापल्य को अंग प्रत्यंग से धो पोंछ कर बहा दिया था। सबसे आश्चर्य हुआ था उसके पति को देखकर। बलराम को तो मैं बचपन से ही देखती आई थी। ढीलम ढाल गब्दू से उस सरल व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसे समृद्ध गृह के अकलौते लड़के लाडले बेटे का हुआ करता है। बचपन से ही गरिष्ठ मठरियाँ और घी से तर बेसन के लड्डू खाने का अभ्यस्त यकृत समय से पूर्व ही थक कर सिकुड़ गया था। इसी से उदर की परिधि विराट बनती चली गई थी। उसके कोट के बटन कभी भी क्रम से नहीं लगे रहते थे और कभी कभी तो पैंट की खतरनाक खुली मुहानी के प्रति उसकी उदासीनता देखने वालों को बुरी तरह अपदस्थ कर देती। अंग्रेजी के पब्लिक स्कूल की शिक्षा भी उसे सामान्य शिष्टाचार नहीं सिखा सकी थी। कभी वो किसी सहभोज में आनंद पूर्वक भोजन कर एक के बाद एक दर्जन डकारों के नगाड़े बजाता, सोफे पर ही जांगलूस की भांति दोनों टांगे उठाकर बैठ जाता और कभी कभी ऐसे सड़े सड़े चुटकुले सुनाने लगता कि सुनने वालों को हंसी की जगह उपकाई आने लगती। किंतु अपनी स्वतंत्र गृहस्थी में किसी ने बलराम पर जैसे कोई जादुई छड़ी फेर दी थी। यत्न से चिपकाए गए सवरे केश और यार्डले लैवेंडर की मस्त खुशबू। आइए आइए, किकी कल से आपके आने की तैयारी में जुटी है। वो अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि किकी आकर मुझसे लिपट गई। जेठ की उस भरी दोपहरी में गर्म लू की लपेटों के बीच से उठती सहसा हम दोनों जैसे फिर स्मृतियों के रेशमी पैराशूट में बंधी अपने मायके ससुराल की गिरी श्रृंखलाओं के बीच सरसराती उतरने लगी। दोनों बच्चों को उसने आया के साथ घूमने दूर भेज दिया और बातों ही बातों में दिन न जाने कब निकल गया। फिर मुझे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। मार्ग भर में उसी की बातें सोचती आई थी। उस चेहरे की स्निग्धता में कहीं भी अभिनय का पुट नहीं था। मुझे मन ही मन गहरे संतोष की अनुभूति हुई थी। इसका एक कारण और भी था। अपनी दुस्साहसिनी ननद के कैशोर्य के एक प्रणय प्रसंग से मैं कई बार उसके भविष्य के लिए शंकित हो उठती थी। तब उसके पिता किसी पूर्वी जिला में पुलिस के बड़े अफसर थे। उनकी मातृहीना लाडली पुत्री एक प्रकार से थानेदारों की ही गोद में खेलकूद कर बड़ी हुई थी।
जब सयानी हुई तो पिता का एक सुदर्शन मुंह लगा मातहत बड़े अधिकार से उससे राखी बंधवाने पहुंच उसे एक से एक दामी उपहारों से लाद दिया करता। हो सकता है कि मैं स्वभाव से ही शंकालु रही हूँ, किंतु मुझे इन बिना रिश्ते के राखी बंध भाइयों पर कभी भी श्रद्धा नहीं रही। राखी बांधने वालों के हस्त स्पर्श के साथ ही वो प्राय जिस अधिकार से उसका पहुंचा भी पकड़ लेते हैं, वो सब मुझे नहीं जचता। पता नहीं पुलिस के पेशे में रहकर भी किकी के पिता ऐसी मूर्खता क्यों कर बैठे। ये ठीक था कि उसका वो मातहत विवाहित ही नहीं, 2 बच्चों का बाप भी था, किंतु फिर भी चपला पुत्री को जिस विश्वास से उन्होंने उस व्यक्ति के संरक्षण में दे दिया, वो किसी अनुभवी बुद्धिमान पिता को शोभा नहीं देता था। कभी सुनती किकी रिपुदमन के साथ अलीगढ़ की नुमाइश देखने गई है और कभी गढ़मुक्तेश्वर के मेले में। उसे उसके राखीबंद भाई को सौंप उसके पिता अपनी ड्यूटी पर निकल जाते। हुआ वही जो ऐसी परिस्थितियों में हुआ करता है। मातृहीना किकी अविवेकी कैशोरे की तरंगों में असहाय तिनके सी ही बही जा रही थी कि उसकी एक चतुरा घाघ मौसी चील क्या सा झपट्टा मार उसे चोंच में लेकर दूर उड़ गई। किसी को कानों कान खबर भी न लग पाई और किकी के फेरे फिर गए। उसकी ये दास रिक्त दृष्टि और निरंतर सूजी आंखों का रहस्य तीनों तक ही सीमित था, मैं, उसके पिता और उसकी मौसी। फिर शायद सरल परमहंस पति की दुधमुही हंसी ने ही स्मृति के शाम पट से उसके बेमेल नादान प्रेम प्रसंग को बड़ी स्वाभाविकता से मिटाकर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिए। किकी की सुखी गृहस्थी देखकर मैं कितनी आश्वस्त होकर लौटी थी। तब मैं क्या जानती थी कि उसकी क्षणिक समृद्धि का प्रसाद केवल सिकता पर टिका है। दुर्भाग्य से उसकी ननद का तबादला एक बार फिर उसी के जिले में हो गया और उसकी सास पूर्व शत्रुता की स्वेच्छा से ही फिर उसके साथ रहने लगी। कभी कभी उसके पत्र आते तो सास ननद के साथ चल रही उसकी खटपट का ही उल्लेख रहता। फिर एक दिन अचानक उसकी मौसी का तार आया, ज़रूरी काम है, मिलने आ रही हूँ। मेरा माथा ठनका। मुझसे भला उनका क्या काम हो सकता था। निश्चय ही अभागी किकी कुछ कर बैठी होगी। आते ही वो मुझे एकांत में खींचकर ले गई। अरे सर्वनाश होने जा रहा है अभागी का, अब तू ही उसे बचा सकती है। क्या बात हो गई मौसी, अभी अभी तो मैं उससे मिलकर आई, कितनी खुश थी। अरे खाक खुश है, वो दोनों चुड़ैलें फिर पहुंच गई हैं उसकी छाती पर मूंग दलने। उधर वो अभागा भी पुलिस कप्तान बना वहीं पहुंच गया है। कौन मौसी? मैं सब समझकर भी अनजान बन रही थी। अरे और कौन, वही रिपुदमनिया। सुना एक दिन मेवे मिष्ठान लेकर राखी बंधवाने भी पहुंच गया। एक बार राखी बंधवाकर तो वो गुल खिलाए थे नासपीटे ने। एक दिन ननद ने रोक दिया, बस फिर क्या था। किकी को तू जानती है, जहाँ किसी ने धौंस जमाई तो छोकरी पर शैतान सवार हो जाता है। अब सुना खुले खजाने अपने उस भैया से आधी आधी रात तक ताश खेलती है। और बलराम, वो कुछ नहीं टोकता क्या? मैंने कहा तो मौसी झुंझला गई। अरे वो मिट्टी का माधो भला कभी टोक सकता है? उसे तो किकी 10 जूते मारे तब भी ना बोले। अब क्या होगा मौसी? अब और क्या होगा, तू चली जा मेरी लाड़ो एक बार। मेरी बात दूसरी है, समधियाने में मैं कैसे जा सकती हूँ? तू जाकर छोकरी को समझा बुझा दे बेटी। अरे अब लड़कौनी है क्या, लड़की सयानी हो रही है। एक तो जीजा जी के वैसे ही 20 दुश्मन है, न जाने कब कौन दुश्मन थानेदार आकर समधियाने वालों के कच्चे कान भर दे। अरे बेमौत मरेगी छोकरी। मैं नहीं गई। किकी को मैं जानती थी, जिद चढ़ने पर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में क्या हिचकिचा सकती थी। मुझे तो आज भी यही लगता है कि यदि उसकी वो कुंठाग्रस्त रूखी ननद उसके साथ रहने ना आती तो 20 रिपुदमन भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते थे। ननद के अविश्वास और ईर्ष्या ने ही उसे अविवेक की उस अंधी घाटी में ढकेल दिया होगा। फिर एक दिन अचानक सुना, अपनी समृद्ध गृहस्थी को स्वयं लात मारकर किकी अपने कैशोरे के प्रेमी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। हमारे कट्टर समाज के लिए ये एक ऐसा आघात था जिसने उसकी वाणी ही नहीं कार्य क्षमता भी हर ली। उसका वह दुस्साहस और निर्लज्ज आचरण मुझे भी स्तब्ध कर गया। क्या अभागी को पुत्री के भविष्य के लिए भी ममता नहीं हुई होगी? सयानी होगी तो लोग उंगली उठाकर यही कहेंगे, इसी की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। और फिर वो बालक सा निष्कपट पति, जिसने कभी उसके प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा का जीवंत प्रमाण दिया था, जन्मदायिनी जननी को त्याग कर। ठीक ही कहा था अम्मा ने, देख लेना एक ना एक दिन ये तुझे आंचल से घसीट कर रख देगी। कलंकनी ने पति को ही नहीं, अपने पितृकुल और श्वशुर कुल को भी कीचड़ में घसीट कर रख दिया था।
कई वर्षों तक न फिर मुझे उसका कोई समाचार ही मिला, न मिलने की उत्सुकता ही शेष रही। एक बार जब कुछ साल बाद एक विवाह में सम्मिलित होने आई तो उसकी नवीनतम दुष्कीर्ति का समाचार मुझे फिर स्तब्ध कर गया। अपनी जिस प्रेमिका की जीवित देह लेकर रिपुदमन कभी सुदूर क्षितिज में विलीन हो गया था, उसी की कफन में लिपटी मृत देह लेकर वो आधी रात को उसी के पिता का द्वार खटखटाकर फिर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो तटस्थ हो पाते, वो ये कहकर प्रेम छाया की भांति अमावस्या के अंधकार में विलीन हो गया, न मैं इसे लेकर गया, न ये आज मुझसे कुछ कहकर गई। ऐसी ही अंधेरी रात में एक दिन मुझे कुछ कहने और सोचने का अवसर दिए बिना ये मेरे पास भाग आई थी, और आज बिना कुछ कहे ये मिट्टी का तेल छिड़क धूप काठी सी सुलग गई। मैं अब वहीं जाकर इससे कैफियत मांगूंगा। आपकी पुत्री थी, इसी से यहाँ छोड़ गया। ठाकुर हूँ सर, ब्राह्मण की मिट्टी ठिकाने लगा, अब अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगा। गुड नाइट सर। ये सब बातें मुझे किकी की मौसी ने ही बतलाई थी। किकी के पिता को अपने निर्मम पेशे में ऐसी बीसियों मिट्टियों की फाइलें दाखिल दफ्तर करने का अनुभव हो चुका था। पौ फटने से पहले ही उन्होंने कफन में लिपटी कलंकनी पुत्री का मुंह देखे बिना ही उसे मुखाग्नि दे दी थी। जब खबर पाकर उसका बदहवास पति शमशान घाट पहुंचा तो किकी की चर्महीन हड्डियां चटक रही थीं। शून्य दृष्टि से उसी धुएं की विलीन होती रेखा को वो घंटों देखता रहा था। फिर हाथ पकड़ किकी के मौसा ही उसे घर लाए थे। आपने उसका मुंह भी नहीं देखा चाचा जी? मैंने बहुत दिनों बाद एक दिन किकी के पिता से पूछा तो उनकी ऐंठी मूछें खुद से ही के कांटों सी ही सतर हो गई। नहीं। काश उसका चेहरा चाचा ने कफन उठाकर देखा होता, किंतु जिस कफन की यवनिका को चाचा ने नहीं उल्टा, उसे आज स्वयं नियति उलट रही थी। 15 मिनट रुकने वाली हमारी टैक्सी अचानक किसी भद्रा नक्षत्र में बंधी घंटों घुरनियाँ खाती रही। दूर गिरी श्रृंखलाओं पर असंख्य बत्तियां जगमगाने लगी थीं। प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा संदेह नाग की भांति फन उठाता मुझे ही डसने बढ़ा चला आ रहा था। मैंने देखा मेरी सहयात्रियों को बटोर हमारा ड्राइवर रुमाल से मुंह पोंछता तेजी से चला आ रहा है। उधर नाना बिस्तर बंद सेब की पेटियां और पोटलियों के बीच खड़ी वो भिक्षुणी भी हिली। वो अब चौकी और मुड़ी। मुझे कोई झकझोरने लगा। कुछ ही क्षणों में हमारा एकांत एकांत नहीं रह जाएगा। क्यों ना निकट जाकर उसका चेहरा एक बार देख ही लूं। फिर मैंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। गाड़ी का द्वार खुला ही छोड़ मैं उसके सम्मुख जा खड़ी हुई। मेरे कलेजे की धड़कन मेरे हाथ के बटुओं को भी हिला रही थी। एक पल को मैं उसका समस्त कलुष कलंक भूल कर रह गई। किकी, मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया था। किकी, मेरा गला भर आया। पर फिर उसी क्षण मेरा उत्साह, कौतूहल, प्रसन्नता का वेग दूध के झाग सा ही बैठ गया। उसकी मुर्दा बड़ी बड़ी आंखों में केवल उदासीनता थी। उस भावहीन दृष्टि में मैत्री की एक भी भूली बिसरी तरंग ने मुझे आश्वस्त नहीं किया। किकी, किकी, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ बड़े चातुर्य से उसकी दाएं हथेली उलटने की चेष्टा की। उस चौड़ी चिकनी हथेली में कभी मेहंदी की कितनी बेलें रचाई थीं, कितने गमले, और उसी हथेली के बीचों बीच जो सुचिक्कन गोल गोल तिल था, उसे क्या सर मुड़ाने पर भी वो मिटा पाई होगी? किंतु झटक कर उसने हाथ छुड़ा लिया और तभी उसकी रूखी खूंखार चेहरे वाली कई साथिनों ने उसे आकर घेर लिया। ए, तुम क्यों तंग करता उसको? वो हिंदी नहीं जानता। क्या पूछेगा, हमसे पूछो। वराह दंती एक खबीस सी मर्दानी भिक्षुणी अपनी विकराल हूणों की सी आंखों से मुझे दागने लगी। किकी, मैंने उसकी बात अनसुनी कर फिर किकी का दायां हाथ पकड़ लिया और अपना अंतिम दांव फेंका। तेरी बेटी की शादी में मैं गई थी किकी। बड़ा प्यारा दामाद है तेरा, और तेरा बेटा भी इस साल इंजीनियर बन जाएगा। एक पल को उन मरी बुझी आंखों में वात्सल्य की शत सहस्त्र फुलझड़ियां दगदगा उठीं। अवसर पाते ही मैंने हथेली पलट दी। वो किकी ही थी। मेम साहब चलिए। ड्राइवर ने अधैर्य से हॉर्न बजाकर मुझे पुकारा। मैंने एक बार विवश दृष्टि से देखा। वो फिर अपने मंत्र जाप में डूबी तेजी से मन के सहलाती बिस्तरबंद पर बैठ गई थी। मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई और एक धक्के के साथ टैक्सी ने बस स्टैंड छोड़ दिया। सब दलाई लामा के मठ की तिब्बती भक्तनें हैं जी, धर्मशाला जा रही हैं। ड्राइवर मेरे किसी सहयात्री को उनका परिचय दे रहा था। मैंने मुड़कर देखा। उन दर्जनों छोटी छोटी आंखों का कौतूहल एक्यूपंक्चर की ही सुइयों की भांति मेरे शरीर को बीनता मेरी चेतना हर रहा था। छोटी छोटी आंखों और उन मंगोल चेहरों के बीच
अनमेल लग रहे उस शांत स्निग्ध चेहरे पर जड़ी उन दो बड़ी बड़ी आंखों की प्रलंब पलकें नीचे ही झुकी रहीं। काश एक बार, केवल एक बार, उसी झुकी चिलमन को उठाकर मैं देख पाती। क्या स्मृतियों की वो आकस्मिक बौछार उन्हें भी गीला कर गई होगी। तो ये थी शिवानी जी की कहानी भिक्षुणी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।